Hello, welcome to our channel. This is Macaw English, and here we are going to learn about SSC exams. SSC exam English preparation. English exam preparation जो है SSC की वो काफ़ी complicated एग्ज़ाम आता है। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो एडवांस लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हम इस सीरीज में इसी को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने शुरुआत करने जा रहे हैं वो है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स काफ़ी वेटेज रखते हैं एसएससी में, और बैंकिंग में भी इनका बहुत ज़्यादा वेटेज है। और कैट एग्ज़ाम और पीटी एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उसमें पैराजम्बल्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो हम पैराजम्बल्स के बारे में सबसे पहले वीडियो बना रहे हैं। It coincided with the 140th birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये साथ पड़ता है किसके 140th बर्थ एनिवर्सरी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसके साथ ही आया है। क्या चीज़ है? इट का रेफरेंस क्लियर नहीं है, इट प्रोनाउन है, इसका रेफरेंस कहीं पहले है। थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशन एंड culture of different states is being shared through this innovative measure। तो ये इस नए मेजर के द्वारा, इस नए गतिशील मेजर के द्वारा कदम के द्वारा द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर, जो नॉलेज है ट्रेडिशन का, परंपरागत का और अपनी जो संस्कृति है उसका, इन डिफरेंट स्टेट इज बीइंग शेयर्ड। अलग अलग स्टेटों में उसका जो डिफरेंट स्टेट्स में ये उनका शेयरिंग हो रही है, उनका बांटा जा रहा है, उनका फैलाव किया जा रहा है। तो दूसरा सेंटेंस ये कहता है कि इस नए कदम के द्वारा जो नॉलेज है, नई ट्रेडिशन का, कल्चर्स का डिफरेंट स्टेट्स में वो शेयर हो रहा है, उसको हम बांट रहे हैं। तो थ्रू दिस इनोवेटिव इस नए कदम के द्वारा, ये भी जो दिस डिटर्मिनर दिस है ये भी कहीं पीछे इशारा कर रहा है, ये डिटर्मिनर है दिस इनोवेटिव, जो ये इनोवेटिव है इसके द्वारा। तो हम आगे देखते हैं। द इनिशिएटिव एक बार श्रेष्ठ बार was launched by the Honorable Prime Minister on 31st October 2015। The initiative एक बार श्रेष्ठ बार, ये जो इनिशिएटिव है एक बार श्रेष्ठ बार, ये लॉन्च किया गया था हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को, 2015 को। तो ये नया मिशन है एक, दिस इनिशिएटिव एक बार श्रेष्ठ बार, ये लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा 31 अक्टूबर को, जो कि वल्लभ भाई पटेल की 140th बर्थ एनिवर्सरी जो जन्म सालगिरह है उसके साथ ही पड़ता है। दिस विल लीड टू एन एनहांस्ड बॉन्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इससे क्या होगा? इससे बढ़ेगी बॉन्डिंग, जुड़ाव बढ़ेगा और नेशनल का एकीकरण होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं। इसलिए इस प्रधानमंत्री ने यही डेट को अनाउंस किया, इसी डेट को अनाउंस किया है ये प्रोग्राम एक बार श्रेष्ठ बार। तो ये एक पैराग्राफ है, 4 सेंटेंसेज हैं ABCD। तो ये जंबल है, हमें इनको करेक्ट ऑर्डर बताना है इनका। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो काम करते हैं अपने टॉपिक सेंटेंस लेना होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लेना होता है, थीम लेनी होती है। तो बेसिकली ये वो पार्ट है पैराग्राफ का जो कि कहीं भी उसका लिंक नहीं होता, वो रेफरेंस उसका कहीं भी खोजने के लिए हमें पीछे नहीं जाना पड़ता, वहाँ से पैराग्राफ बिल्डिंग शुरू होती है। तो जैसा मैंने पहले बताया, ए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन इट है, इसका रेफरेंस नहीं है। दिस इनोवेटिव, ये जो नया कदम है, ये जो पहल है, ये जो पहले कहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर दिस है, डिटर्मिनर दिस है, सॉरी, पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। उसके बाद में द इनिशिएटिव एक बार श्रेष्ठ बार, तो यहाँ पर द आया है, रेफरेंस है, परंतु इस रेफरेंस को आगे क्लियर किया गया है। द इसलिए आया है क्योंकि आगे नाम दिया गया है। तो जब एक नाउन फ्रेज दूसरे नाउन फ्रेज उसके बाद में जो कौन सा नाउन फ्रेज उसको स्पेसिफाई कर रहा है, उसका पर्टिकुलर नेम दे रहा है, नेमिंग कर रहा है, तब डिटर्मिनर जो है वो द आता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो द यूज किया गया है। इस द को खोजने के लिए हमें कहीं पीछे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये इस कंसेप्ट को
अपोजिशन बोला जाता है इंग्लिश में। अपोजिशन का मतलब है कि एक नाउन दूसरे नाउन के लिए पहला नाउन यूज हुआ है और ये रिस्ट्रिक्टिव है क्योंकि इसे कॉमा से सेपरेट नहीं किया गया है। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये एक मिशन का नाम है जो इस इनिशिएटिव को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर द इनिशिएटिव आया है। वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 31 अक्टूबर 2015। तो ये लॉन्च किया जा रहा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को। तो द इनिशिएटिव ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इसमें कहीं भी पीछे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो द आया है ये भी इसलिए रेफरेंस क्लियर है क्योंकि एक देश के निवासियों को पता होता है कि किस प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। तो ये अपने आप में डेफिनेट नाउन फ्रेज है। इसके रेफरेंस को देखने के लिए हमें कहीं पीछे नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर द आया है, यहाँ पर द आया पोजीशन के कारण है, यहाँ पर द आया है क्योंकि रेफरेंस अपने आप में डेफिनेट है। एक देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड अपॉन वी नो इमीडिएटली हु द पर्सन इज। हमें पता है किस आदमी की बात हो रही है, इसलिए द प्राइम मिनिस्टर आया है। तो इसके रेफरेंस को भी खोजने के लिए कहीं पीछे नहीं जाना पड़ता अपने को, इसलिए ये एक अच्छा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ये बहुत अच्छा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। दिस विल लीड अगेन, ये दिस जो है ये जो प्रनाउन है, इस प्रनाउन से वो देखने के लिए भी हमें पीछे लिंक देखना पड़ेगा कि किसके लिए दिस आया है। ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल क्लियर है चारों सेंटेंसेस को देखने के बाद कि मेरा सी सेंटेंस ओपनर है। तो जैसे ही सी मेरा ओपनर होगा मेरी 2 चॉइसेस एलिमिनेट हो जाएंगी। मेरी बी और सी चॉइस को एलिमिनेट होना पड़ेगा, सिर्फ मेरे पास 2 चॉइसेस बची हैं, ए और डी। अब मुझे ए और डी में से देखना है कि कौन सी चॉइस सही है। अब मैं आगे जाता हूं क्योंकि मैंने सी को फर्स्ट सेंटेंस बना दिया है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस आ सकता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। इट कोइंसाइडेड विद 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इट किसके लिए आया है? ये इनिशिएटिव जो एक बार श्रेष्ठ बार्ट का लिया गया 31 अक्टूबर को, इसके लिए इट आया है। द इनिशिएटिव एक बार श्रेष्ठ बार्ट, इसके लिए मेरा प्रनाउन इट आया है। तो अब इसका रेफरेंस यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये मेरा अगला सेंटेंस हो सकता है क्योंकि सबसे पहले जब अपने सेट करते हैं पैराग्राफ को तो उसको इस हिसाब से ऑर्डर किया जाता है कि हम पहले उसकी इंट्रोडक्शन को सेट करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आ सकती है। तो पहले हम उसको प्लेस या टाइम में फिट करते हैं, उसको कहाँ पर आ रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये 140th बर्थडे एनिवर्सरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसके साथ ही पढ़ रहा है। तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है, ये मेरा नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है। थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज बीइंग शेयर्ड। इस इनोवेटिव के द्वारा, इनोवेटिव जो मेरा नया कदम है, नई पहल है, इसके द्वारा जो ट्रेडिशन जो कल्चर जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में वो शेयरिंग की बात की जा रही है। तो ये भी सेंटेंस जो है मेरा कहीं लिंक करेगा, परंतु ये जस्ट इससे पहले नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम को सेट कर रहा है, टाइम को पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है कि ये टाइम कौन सा टाइम है। तो मेरा एक इसका सेंटेंस होना चाहिए दिस विल लीड टू, ये जो कारण बनेगा क्या इसका परिणाम होगा, इनहांस्ड बॉन्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इससे नेशनल का एकीकरण होगा, देश का एकीकरण होगा और बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो ये भी मेरा सेंटेंस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम इसको टाइम को डेफिनेट कर रहे हैं, किस तारीख को क्यों चुना गया। तो ये मेरा सेंटेंस है इट कोइंसाइडेड। इट कोइंसाइडेड, ये लॉन्च हो रहा है, जो ये कोइंसाइड हो रहा है, साथ पढ़ रहा है। कोइंसाइडेड किसके साथ पढ़ रहा है? बर्थ से एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है ए। तो सी के बाद में जो मेरा कर्म है वो ए होना चाहिए, सी ए। अब मुझे पता लग रहा है कि मेरी बी ए चॉइस भी सही नहीं है, सिर्फ मेरी 2 चॉइस बचती हैं, एक ही चॉइस बचती है सी ए बी डी। अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस होना चाहिए। तो हम 2 सेंटेंसेज को अब देखते हैं, बी और डी। अब मैंने ए तो सिलेक्ट कर लिया है, बी और डी को देखते हैं। थ्रू दिस इनोवेटिव मेजर द नॉलेज ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स इज बीइंग शेयर्ड। इस इनोवेटिव मेजर के द्वारा जो नॉलेज है ट्रेडिशंस का और कल्चर्स का, जो अलग अलग स्टेट्स के बीच में, राज्यों के बीच में वो शेयरिंग हो रही है, इनका शेयरिंग हो रही है। तो ये एक सेंटेंस है। उससे क्या होगा
इससे इसका रिजल्ट क्या होगा, इससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा और बॉन्डिंग बढ़ेगी और नेशनल इंटीग्रेशन होगा। इस इनोवेटिव इसके कारण, क्योंकि ये बॉन्डिंग को बढ़ा रहा है, तो स्पष्ट है कि पहले मेरा बी आना चाहिए फिर मेरा डी आना चाहिए। दिस विल लीड टू, ये इनोवेटिव मेजर है, तो इससे नेशनल, ट्रेडिशनल और कल्चर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में शेयर होगा, और यही जो शेयरिंग है उसके लिए दिस आया है। अलग अलग स्टेट्स में ट्रेडिशनल कल्चर्स का शेयरिंग ही नेशनल इंटीग्रेशन को एनहांस करेगा और बॉन्डिंग को बढ़ाएगा। तो मेरा बी के बाद में डी जाना चाहिए। सी, ए, बी, डी, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। यही सीक्वेंस जो आंसर है मेरा डी है। ये नेक्स्ट जंबल सेंटेंस है, इसको हम सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। जो 4 सेंटेंसेज हैं इनसे गो थ्रू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ए सेंटेंस देखते हैं। द कैफेज ओनर से ही इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन and hoped customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation। तो सबसे पहला सेंटेंस है, वो कह रहा है कि जो कैफे ओनर है, जो कैफे का मालिक है, वो कह रहा है इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन, वो चाहता है, इंटरेस्टेड है किसमें, कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में। एंड होप्स कस्टमर विल रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग, और उसको उम्मीद है कि कस्टमर्स को एहसास होगा कि एनिमल्स जो है उनको बचाया जाना चाहिए। तो इवन दो दे ऑफन हैव ए बैड रेपुटेशन, यद्यपि उनकी बैड रेपुटेशन है, तो द एनिमल्स, कौन से एनिमल्स की बात हो रही है हमें नहीं पता, इसका रेफरेंस क्लियर नहीं है किस एनिमल्स की बात हो रही है। या जनरल सेंटेंस है, एक ऐसे सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी एनिमल्स हो, ठीक है, तो वो या फिर कोई और है। इसका रेफरेंस आगे देखिए। नन ऑफ देम वेनमस, उनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स, कि कस्टमर्स क्लोज आ सकते हैं और उनके साथ पर्सनल हो सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, पर्सनल रिलेशन बना सकते हैं रेप्टाइल्स के साथ में। जो रेंगने वाली प्रजातियां हैं, जो रेंग कर चलती हैं, तो हो सकता है सांपों की बात हो रही है, जहर नहीं है तो सांप है, तो ऐसे रेप्टाइल्स की बात हो रही है। द रेप्टाइल्स, इसका भी रेफरेंस हमें नहीं पता कहाँ से निकल के आ रहा है। द रेप्टाइल्स, कौन से रेप्टाइल्स की बात हो रही है पर्टिकुलरली, और देम इसका भी नहीं पता। उनमें से कोई एक, ये बेसिकली पहले कोई आया है, उसमें से एक, उनमें से कुछ, नन ऑफ देम, कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं। तो ये सबसेट है किसी पहले सेट का, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। Here you sip your drink in the company of 35 snakes। Here, यहाँ पर तुम सिप कर सकते हो अपनी ड्रिंक को कंपनी के साथ में। किसकी कंपनी के साथ में? 35 सांप हैं, तो 35 सांपों की कंपनी के साथ में तुम अपनी ड्रिंक पी सकते हो, ड्रिंक को सिप कर सकते हो। दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नोट फॉर द फेंट हार्टेड। ये कैफे जो ओपन हुआ है टोक्यो में, ये फेंट हार्टेड, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो ये 4 सेंटेंसेज हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा द कैफे इज ऑनर, तो किस कैफे की बात हो रही है हमें नहीं पता, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि पहले कोई कैफे होगा। नन ऑफ देम, तो ये इसमें से कोई भी नहीं है, देम का रेफरेंस नहीं है, कोई जहरीला नहीं है, ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। इसके बाद में ही है, यू सिप, ही है किसके बारे में, यहाँ पर किसके बारे में, ही है अपने आप में प्रेपोजिशन है। यहाँ पर जब भी ये बात है तो इसका पहले कहीं रेफरेंस होता है, या फिर ये हमेशा डेटिकली होती है। जिस स्थान से हम खड़े हैं वहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो जो मेरे क्लोज है वो हियर है, तो डेटिक प्रॉक्सिमिटी को शो करता है। जहाँ से मैं हूँ वो डेटिक है, तो ये डेटिक सेंटर मतलब स्पीकर जहाँ पर ओरिएंटेड है वहाँ पर। तो ये हियर का रेफरेंस कहाँ है हमें नहीं पता है अभी तक, ये डेटिक नहीं है, इसका पहले के ही रेफरेंस आया है। ये इसका मतलब है एनाफोरिक है, तो एनाफोरिक है, एनाफोर है, इसका एंटीसीडेंट कहीं और है। तो हम अगर इसका एंटीसीडेंट ढूंढना है तो ये इसका दिस कैफे, जैसे ही मैं डी सेंटेंस में आता हूँ तो इसका एंटीसीडेंट मिल जाता है। ये कैफे विच वाज जस्ट ओपन, जो कि अभी ओपन हुआ है टोक्यो में, इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर दिस कैफे, दिस भी डेटिक है, जहाँ पर स्पीकर है वहाँ पे ही कैफ़े है। जिस शहर में, जिस जगह पर, तो वो जिस जगह पर है तो उस समय हो सकता है कैफ़े में हो या कैफ़े के नियर बाय हो। तो दिस कैफ़े मतलब स्पीकर के प्रॉक्सिमल है, तो ये रेफरेंट को इंट्रोड्यूस करने के काम भी आता है। जब कोई नया रेफरेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है तब भी इसका यूज किया। दिस कैफ़े
उसके बाद में जो ये क्लॉज आई है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, तो ये इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रही, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है जो कि टोक्यो में ओपन हुआ है। तो बेसिकली ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। ये कैफ़े, ये कैफ़े फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, तो मेरा पहला ऑप्शन हो गया डी। अब मैंने अपनी थीम, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस या सब्जेक्ट मैटर या पैराग्राफ का जो भी सब्जेक्ट है वो मैंने डिसाइड कर लिया है। दिस कैफ़े के बारे में सारा सेंटेंस है। तो मेरा पहला सेंटेंस डी होते ही, पहली चॉइस डी होते ही मेरी कुछ चॉइसेज एलिमिनेट हो जाती हैं। मेरी ये चॉइस भी एलिमिनेट हो गई, ये चॉइस भी एलिमिनेट हो गई। मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची हैं, डी बी सी और डी सी बी ए। अब मुझे देखना है कि नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है। तो पहला, द कैफे ओनर सेज ही इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग। कौन से एनिमल्स की बात हो रही है? एनिमल का कोई रेफरेंस नहीं आया है, तो ये भी अगला सेंटेंस नहीं हो सकता। नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। देम क्या मतलब है, ये भी हमें क्लियर नहीं है, तो ये दूसरा सेंटेंस नहीं हो सकता। Here you can sip your drink in the company of 35 snakes। 35 स्नेक्स, 35 स्नेक्स के साथ में आप ड्रिंक कर सकते हैं, तो 35 सांप है वहाँ पर। तो हियर दिस कैफे के लिए हियर आया है यहाँ पर इस कैफे के अंदर, तो दिस कैफे का रेफरेंट हियर के अंदर है। और 35 स्नेक्स जो मेरे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अब 35 सांपों की बात हो रही है, इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं आगे फिर आएगा। तो दूसरा सेंटेंस हो गया मेरा सी। जैसे ही मैंने डी के बाद सी चॉइस को चूज किया, तो मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया बी। पर अब मैं आगे 2 सेंटेंस और देख लेता हूँ। अब जो 35 स्नेक्स हैं, तो उनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। नन ऑफ देम वेनमस, मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। उनमें से कोई भी वेनमस नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन 35 स्नेक्स का जो सेट है, इसी का ही सबसेट है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी जहरीला नहीं है। तो सारे के सारे सांप गैर जहरीले हैं, जहरीले नहीं हैं। तो मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज, इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर जिनके पास आ सकते हैं, एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। अब इन सांपों को ही रेप्टाइल्स कहा गया है। तो स्नेक्स बेसिकली रेप्टाइल्स हैं, वही स्नेक्स हैं, वही रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि सेकंड रेफरेंट है द रेप्टाइल्स। अब पता है किस रेप्टाइल की बात हो रही है, तो मैंने द रेप्टाइल लिखा है, द रेप्टाइल्स का यूज किया है, सेकंड रेफरेंट है। तो 35 स्नेक्स रेप्टाइल्स में भी जा रहा है और नन ऑफ देम में भी जा रहा है। तो बेसिकली ये सारा सेंटेंस सांपों के बारे में है कि उनमें से कोई जहरीला नहीं है। रेप्टाइल्स के साथ में आप पर्सनल लिंक कर सकते हो। तो ये मेरा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया डी सी बी। अब जो आखिरी सेंटेंस मेरा बचता है वो है द कैफे ओनर सेड ही इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन एंड होप्स customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation। कैफे ओनर सेज ही इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन, कि वो कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है। तो आप कहेंगे कैफे ओनर की कहीं बात नहीं हुई, पर यहाँ पर दा कैसे आ गया? द कैफे, यहाँ पर दा आया है, जबकि ओनर की कहीं बात नहीं हो रही। तो जब भी आप बात करते हैं एनाफोरिक रेफरेंस की, तब 2 तरह के एनाफोरिक रेफरेंस होते हैं। एक डायरेक्ट एनाफोरिक रेफरेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एनाफोरिक रेफरेंस होता है। डायरेक्ट एनाफोरिक रेफरेंस कैफे के लिए सांप का रेप्टाइल कहना, सांप को दे प्रोनाउंस से, तो ये डायरेक्ट एनाफोरिक रेफरेंस है। परंतु अगर कैफे को मैंने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अपने आप ही मेरे दिमाग में आ गया कि इसका कोई ऑनर है, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है क्योंकि कैफे डेफिनाइट है, कैफे एक बार एस्टैब्लिश हो चुका है, इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें अब डेफिनाइट हो जाती हैं, अपने आप ही इससे जुड़ी हुई चीज़ें डेफिनाइट हो जाती हैं। इसलिए कैफे ओनर के साथ में मेरा दी आया है। द कैफे ओनर जो है वो इंटरेस्टेड है और होप करता है कस्टमर्स की। तो जो यहाँ पर कहा गया था कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल, कस्टमर्स जहाँ पर उनसे पर्सनल हो रहा है, तो पर्सनल होने का क्लोज एंड पर्सनल आप जिनके साथ होते हैं, तो आप उनको बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनको बचाया जाना चाहिए। यद्यपि उनकी बैड रेपुटेशन है, 2 कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। यद्यपि उनकी बैड रेपुटेशन है, लोगों को एहसास होगा कि उनको बचाया जाना चाहिए, बावजूद इसके कि उनकी बुरी रेपुटेशन है, ख्याति उनकी बुरी है। तो ये अपने आप में क्लियर है कि मेरा लास्ट सेंटेंस है। तो डी सी बी ए
पहला डी हो गया, फिर सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया। तो ये मेरा कर्म है और यही कर्म मेरे बी में मिल रहा है, जो ऑप्शन बी है। तो सही ऑप्शन है डी सी बी ए, बी ऑप्शन। तो जंबल सेंटेंस जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो सेंटेंस एक बेसिकली अम्यूज़मेंट पार्क को लेकर है, कि वहाँ पर गए, ट्रिप को लेकर है, ट्रिप है एक। तो हम इस सेंटेंस को सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या क्या है। पर सभी सेंटेंसेस का मीनिंग देख लेते हैं, इंडिविजुअल मीनिंग सबसे पहले हम देख लेते हैं, ताकि थीम बन जाए कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। ये बहुत ज़रूरी है पहले रीडिंग करना सेंटेंस की जल्दी से। तो हम सबसे पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM। तो हम वहाँ पर 10 बजे पहुँचे, लगभग 10 बजे पहुँचे। तो द फर्स्ट राइड वी टुक वॉज द फेरिस व्हील। इट वॉज रियली बिग, ऑल ऑफ अस वर येलिंग एंड क्राइंग। द फर्स्ट राइड वी टुक, जो पहली राइड हमने ली वो फेरिस व्हील थी। ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा झूला था, और हम चिल्ला रहे थे और हम क्राइंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे ज़ोर से। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस हो गया, येस्टरडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन अ शॉर्ट पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क। तो कल हम, माई फ्रेंड्स एंड आई, तो मैं और मेरे मित्र, वेंट ऑन अ शॉर्ट पिकनिक, तो हम शॉर्ट पिकनिक पे गए, टू एन अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क वो पार्क होता है जहाँ पर झूले वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर आप टाइम बिताने के लिए जाते हैं। तो अम्यूजमेंट पार्क गए हम। इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम, यदि हम वहाँ टाइम पर पहुँच गए थे। देयर वर ए सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट। वहाँ पर बहुत लंबी कतार थी टिकटों की। आई टुक द एंट्रेंस टिकट, तो सबसे पहले मैंने एंट्रेंस टिकट ली। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए। तो ये बहुत इजी है, क्योंकि आप जब भी एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब आपको जो सीक्वेंस दिया होता है सेंटेंसेज का, यूजुअली टाइम फ्रेम के अंदर जो सीक्वेंस होता है, तो पहले वाली इवेंट पहले आती है टाइम में, बाद वाली इवेंट बाद में आती हैं। तो ये टाइम सिक्वेंशियल है, टेम्पोरल सिक्वेंशियल सेंटेंसेज हैं। तो जो पहले इवेंट आएगी वो टाइम में वो पहले लिखी जाएगी, पैराग्राफ में अरेंज की जाएगी, जो बाद में आएगी बाद में लिखी जाएगी। तो सबसे पहले सेंटेंस वी रीच्ड, तो वी एक प्रोनाउन है जो कि इसका रेफरेंस हमें देखना है। वी में कौन, सेट में कौन कौन है, वैसे ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा था वी एक डेटिक प्रोनाउन है, परंतु यहाँ पर जो देर है, जो एडवर्ब देर है, ये बता रही है कि ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि देर कहाँ पर पहुँचे, देर का रेफरेंस नहीं है। तो देर अबाउट 10 AM, तो वहाँ पर पहुँचे, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। वी हो सकता था, परंतु देर के कारण ये कैंसिल आउट हो गया, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। द फर्स्ट राइड, कौन सी पहली राइड, कौन सी राइड की बात हो रही है। द फर्स्ट राइड वी टुक वॉज द फेरिस व्हील। पहली राइड जो हमने ली वो फेरिस व्हील थी। व्हील जो था, फेरिस व्हील था जो हमने पहली राइड ली, ये बहुत बड़ा था और हम सब चिल्ला रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि कहाँ पर देर का रेफरेंस नहीं है। पहली राइड कहाँ पर ले रहे हैं आप, तो वहाँ पर ले रहे हैं, ये बाद के सेंटेंसेज हैं। दी फर्स्ट राइड, तो जहाँ पहले लोकेशन को सेट किया जाएगा, कहाँ पर जा रहे हैं, लोकेशन का रेफरेंस निकल के आएगा, फिर वहाँ जाके हम व्हील का आनंद लेंगे, राइड का आनंद लेंगे। तो तीसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। येस्टरडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन ए शॉर्ट पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क। तो येस्टरडे माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ऑन ए शॉर्ट पिकनिक, तो ये बहुत बढ़िया पहला सेंटेंस है। माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे मित्र और मैं, एक सेट हो गया है, हम गए, तो वही हम हो जाएगा। वेंट ऑन ए शॉर्ट पिकनिक, एक छोटी सी पिकनिक के लिए इनडेफिनाइट है। टू एन अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क वो पार्क होता है जहाँ पर झूले वगैरह लगे होते हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन पहला सेंटेंस है, क्योंकि बाद वाले सेंटेंस हम देखेंगे कि इससे अच्छी तरह से लिंक हो रहे हैं, लिंकेज बहुत क्लोज है। इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम, हम पहुँच गए थे टाइम पर। देयर वॉज ए सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट्स, वहाँ पर एक बहुत लंबी कतार थी। अगेन देयर जो प्रोनाउन है, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। वहाँ पर एक लंबी कतार थी, कहाँ पर, ये पहले वाले सेंटेंस से पता लग रहा है अम्यूजमेंट पार्क है। तो सबसे पहला सेंटेंस मेरा सी है।
तो मेरी 2 चॉइसेस सी और डी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो जैसा कि एलिमिनेशन मेथड से ये क्लियर हो गया, मेरा आंसर सिर्फ ए या बी में से हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अब मेरा पहला सेंटेंस सी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सी के बाद में अगर मैं देखूं कि दूसरा सेंटेंस कौन सा हो सकता है, वी रीच देयर एट अबाउट 10 PM, सबसे पहले फिर वो रीचिंग होनी चाहिए, ये दूसरा सेंटेंस होना चाहिए। द फर्स्ट राइड वी टुक, इसके बाद में राइट बाद में आएगी। इवन दो वी रीच्ड ऑन टाइम, यद्यपि हम टाइम पर पहुंचे, ये टाइम कौन सा है, 10 PM पहले दिया गया है, तो ये बाद वाला सेंटेंस होना चाहिए। सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट, टिकट के लिए क्यू थी, पहुंचने के बाद हम टिकट ले रहे हैं। और एंट्रेंस टिकट, आई टुक द एंट्रेंस टिकट, एंट्रेंस टिकट ली मैंने, तो अंदर जाने की, एंट्री करने की जो मैंने टिकट ली, वहाँ पर ये बाद का सेंटेंस है। तो जो अगला सेंटेंस है, वी रीच्ड देयर, देयर की बात अगर मैं करूँ कौन सा है, एन अम्यूजमेंट पार्क, एन अम्यूजमेंट पार्क, ये रेफरेंस देयर का है। और वी का मतलब कौन सा है, माई फ्रेंड्स एंड आई, ये वी हो गए, मेरे मित्र और मैं, ये वी है। तो मेरा जो सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स एंड आई से वी का रेफरेंस निकल के आ रहा है, एंड अम्यूजमेंट पार्क से देयर का रेफरेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर वेंट से ही रिलेटेड है कि हम वहाँ पर पहुँचे, रीच हुए, वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने का टाइम है लगभग 10 बजे। तो ये मेरा नेक्स्ट सेंटेंस सी के बाद में ए आएगा, सी ए, तो मेरा ए भी नहीं हो सकता, जो चॉइस होगी मेरी बी होगी। परंतु और दो ऑप्शन देखने हैं हमें कि किस तरह से कैसे अरेंज किए जाएंगे ऑप्शंस को। तो मेरा सी के बाद में, अब मेरा सी के बाद में जो नेक्स्ट सेंटेंस हो गया है वो ए हो गया है। तो सी ए होते ही मेरी चॉइस बी सिलेक्ट हो गई है। बाकी दो ऑप्शन और देख लेते हैं कि डी और बी में से पहला सेंटेंस कौन सा होगा, बाद वाला सेंटेंस कौन सा होगा। तो बी सेंटेंस में बेसिकली द फर्स्ट राइड वी टुक वाज द फेरिस व्हील, इट वाज रियली बिग, ऑल ऑफ अस वर येलिंग एंड क्राइंग। फेरिस व्हील एक राइड की बात हो रही है, झूला ले रहा हूँ मैं। फेरिस व्हील हिंडोल झूला होता है जो कि गोल गोल घूमता है, और ये झूला हम सबसे पहले लिया, ये बहुत बड़ा था और हम बहुत चिल्ला रहे थे। तो ये इससे पहले, इवन दो वी हैड रीच्ड ऑन टाइम, देयर वाज अ सर्पेंटाइन क्यू फॉर द टिकट, हम टाइम पर पहुंचे। सर्पेंटाइन सांपनुमा, सर्पेंटाइन होता है सांपनुमा, टेढ़ी मेढ़ी जो है वो क्यों लगी हुई थी, कतार थी। फॉर द टिकट, टिकट के लिए बहुत टेढ़ी मेढ़ी बहुत लंबी कतार थी। आई टुक द एंट्रेंस टिकट, तो आपको पता है कि पहले हम क्यू में खड़े हुए, एंट्रेंस टिकट लिया मैंने, फिर हम अंदर गए, फिर हम झूला लेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस मेरा डी होना चाहिए। और उसके बाद में जो लास्ट सेंटेंस जो मेरा होना चाहिए बी होना चाहिए, क्योंकि एक बार हम अंदर एंटर हो गए तो हम राइड ले रहे हैं फेरिस व्हील, जो कि बहुत बड़ी है, और हम चला रहे थे और हम एंजॉय कर रहे थे उसको। तो मेरा सही ऑप्शन होना चाहिए सी ए, फिर डी आना चाहिए, और लास्ट में जो ऑप्शन आना चाहिए वो आना चाहिए बी। तो ये जो ऑप्शन है मेरा, ये बी में मिल रहा है, तो बी मेरी बिल्कुल सही चॉइस है, सी ए डी बी। और इस तरह के सेंटेंसेस को अरेंज करने के लिए हम दोबारा अगर देखें इसको कि किस तरह से अरेंज किए जाते हैं, तो ये टेम्पोरल जोन में सबसे पहले आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं, किसी चीज़ के लिए रवाना होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने का टाइम दिया हुआ है, फिर पहुँचते ही आपने, उसके बाद आप देखते हैं एंट्रांस टिकट के लिए लाइन में लगते हैं, फिर एंट्रांस टिकट के लिए एंट्रेंस टिकट आपको एक बार मिल गई, अंदर दाखिल हो गई, फिर आप राइड को एंजॉय करते हैं। तो ये बिल्कुल सही चॉइस है। इसी चॉइस के हिसाब से मैंने पैराग्राफ को अरेंज किया है, तो सी ए बी डी मेरी एक अच्छी चॉइस है। Every Monday and Friday you are going to watch them on our channel. Thanks for watching. I hope you really enjoyed the video.